हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। आहा, तो सर्दियाँ थोड़ी लग रही है, नहीं लग रही हैं? है ना, पढ़ने लग गई हैं अभी अच्छे से। ठीक है, ध्यान रखो अपना। ओके, चलिए। तो मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। उससे पहले हम ये समझेंगे कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। चलिए, टॉपिक को चालू करने से पहले आप सभी से सिर्फ इतना कहूँगा कि देखिए, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ कि सही समय पर आप तक कंटेंट पहुँच पाए। मेरे वीडियोस जो हैं वो लगातार समय पर आते जाएं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। अब दूसरी तरफ से हमें, मतलब आपकी तरफ से क्या होना चाहिए बच्चों? देखो, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में कोचिंग का पैसा अफोर्ड करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि लगभग 3-4 हज़ार मिनिमम हिंदी मीडियम का लगता है। अदरवाइज़ कई जगह तो 5 से 6 हज़ार रुपये भी ले लेते हैं। तो इट डिपेंड्स, है ना, कि कौन कहाँ पर कैसा पढ़ा रहा है या फिर सिटी कैसी है। तो बहुत सारे बच्चे ये हैं जो 5-6 हज़ार रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है, हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं होती, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। मैं बता रहा हूँ कि उनका सरकारी स्कूल में जाने का एक रीज़न ये भी है कि फ़ीस कम लगती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अमाउंट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स की 30 हज़ार के रुपए के आसपास ईयरली लग जाता है, तो फिर दिक्कत आती है उन्हें, है ना। तो उन सभी बच्चों तक कम से कम आप इतना तो काम कर सकते हैं ना कि उन तक पहुँचा सके। हाँ, ये वीडियो अगर उन तक पहुंच पाएगा तो कम से कम एक हेल्प उनकी भी हो पाएगी। ठीक है, तो कम से कम इतना काम करें कि ऐसे बच्चों तक पहुंचा दें जिनका कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, है ना, उन तक इन वीडियो को पहुंचा दीजिए बस। ओके, और आप सभी जो सहयोग दे रहे हैं मैं उसके लिए हमेशा आपको थैंक यू बोलता हूं बच्चों। टॉपिक चालू करें? राइट, चलिए। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। और मैंने कहा था कि सबसे पहले हम सूक्ष्मदर्शी को समझते हैं, माइक्रोस्कोप को समझते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या है। पता है आपको माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो बच्चे बायोलॉजी लिए हुए हैं उनके तो माइक्रोस्कोप का प्रैक्टिकल भी है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उनके पास में, आप देखेंगे वो प्रैक्टिकल करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो पहले हम समझते हैं माइक्रोस्कोप हुआ क्या। तो बहुत सारे बहुत छोटे छोटे से जीव ऐसे होते हैं या बहुत छोटी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से साफ साफ नहीं देख पाते हैं। तो फिर क्या किया जाता है? उनको बड़ा बना दिया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने लायक बात है, क्या आप किसी वस्तु को बड़ा बना सकते हो? आंसर है नहीं, वो जैसी है वैसी ही रखनी है आपको। तो ठीक है, तो फिर आपने क्या किया? आपने उस वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बना दिया। ठीक है, अगर आपने प्रतिबिंब को बड़ा बनाया, आपने फिर बड़ा प्रतिबिंब देखा तो आप चीज को अच्छे से समझ पाए, अच्छे से दिखाई दी वो। ठीक, तो माइक्रोस्कोप है क्या? तो हम बोलते हैं एक प्रकाशिक उपकरण है। जैसे हमारी आंख है ना बच्चों, हमारी आंख भी एक प्रकाशिक उपकरण ही है, ये बात ध्यान में रखना। चलो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं मैं आपको। आप जो फोन यूज करते हो, घर में फोन तो यूज करते ही हैं अपन, ठीक है, तो पापा के पास में, मम्मी के पास में, सिस्टर के पास में, बड़े भाई के पास में, किसी के पास में भी ऐसे फ़ोन होंगे आजकल तो जिनके पास में 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल तो सभी के पास होता है, 20 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, और किसी ने अगर मोटोरोला का फ़ोन खरीद रखा है तो 108 मेगापिक्सल, सैमसंग ने भी 108 मेगापिक्सल दिया है शायद। ठीक है, इतना मेगापिक्सल के कैमराज आ चुके हैं। आपको पता है हमारी ह्यूमन आई का मेगापिक्सल कितना है? सोचो कितना है। इट इज ऑलमोस्ट 576 मेगापिक्सल, 576 मेगापिक्सल। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना तो वो बताएगा 550 से 605 या 600 तक बताता है मेगापिक्सल के बीच में। मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूं कि 576 मेगापिक्सल की आई है हमारी। मतलब अगर हमारी आंखों से फोटो खींची जाती, पिक्चर खींची जाती, तो उससे बढ़िया पिक्चर कोई नहीं खींच सकता। इतना शानदार कैमरा है हमारी आंखों का, इतना शानदार लेंस लेकर के बैठे हैं हम। तो इस लेंस की कद्र करो बच्चों, अच्छे से गाजर मूली खाओ, आंवला खाओ, ताकि ये लेंस जो है आपकी उम्र के साथ में चलता जाए और अच्छे से काम करे, है ना। फ़ोन की तरीके से 3 साल में ख़राब होने वाला लेंस मत बना देना इसको, इसकी पूरी रक्षा कीजिए। आंखों की रक्षा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। ऑलराइट, तो पता चला
चलिए, तो ये माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप है ना, एक छोटी सी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना देता है, ठीक है, जिससे वो वस्तु फिर हमें अच्छे से समझ में आती है, फिर हम उसे अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं, हम अच्छे से उसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक प्रकाशिक उपकरण है जो कि सूक्ष्म वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है ये बात? तो ये बात समझिएगा। सूक्ष्मदर्शी के लिए हमें क्या लिखना है? सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक उपकरण है जो कि सूक्ष्म वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ये बात। अब जब हम बात करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की, तो मैं वापस से ये परिभाषा इसमें चिपका देता हूं कि सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या परिभाषा लिख सकते हैं? तो हम लिखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक उपकरण है। ये की ये परिभाषा देखो, कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं मैं। वह प्रकाशिक उपकरण है जिसका उपयोग सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धित प्रतिबिंब को प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है, आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने में किया जाता है। तो ये सूक्ष्मदर्शी में भी हमने ये परिभाषा लगा दी। अब यहाँ पर हम आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त कैसा कर रहे हैं वो थोड़ी समझने लायक बात है। देखिए, सूक्ष्मदर्शी में हम अवतल लेंस का उपयोग नहीं करते, हम उत्तल लेंस का ही उपयोग करते हैं। पहली बात ये ध्यान में रखो। अब अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तल लेंस से आवर्धित मतलब एक बड़ा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वस्तु को कहाँ रखें कि बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर पाएं, तो आप थोड़ा सा सोचेंगे, समझेंगे और फिर आप बोलेंगे कि सर दो कंडीशन पॉसिबल है। दो क्या सर, बहुत सारी कंडीशंस पॉसिबल हैं, बस आप हमें ये बताएं कि आपको प्रतिबिंब कैसा चाहिए, आपको वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए या फिर आभासी प्रतिबिंब चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आपको वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, तो फिर क्या कंडीशन होगी? तो हम बोलते हैं कि यदि उत्तल लेंस के f और 2f के बीच में वस्तु को रखा जाए, किसके बीच में रखा जाए? f और 2f के बीच में अगर वस्तु को रखा जाए तो फिर उसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? वास्तविक, उल्टा और आवर्धित, और 2f से परे। क्लियर है ये बात? वास्तविक भी बनता है उस स्थिति में, आवर्धित भी बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, है ना, पहला। और अगर सर आप बोल रहे हैं कि आभासी प्रतिबिंब चाहिए, तो आप बोलोगे कि सर वस्तु को फिर आपको रखना पड़ेगा किसके बीच में? प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। उस स्थिति में भी क्या होता है? प्रतिबिंब आभासी बनता है लेकिन आवर्धित बनता है। ठीक है, तो फिर आपको चूज करना है कि कौन सी कंडीशन चूज करनी है, तो हम बोलते हैं आभासी वाली। ठीक है, क्योंकि फिर हमारी आंख उसे देखेगी, एक तो वो लेंस काम करेगा, फिर दूसरा लेंस हमारी आंख में भी लगा हुआ है, वो उस आवर्धित प्रतिबिंब को ऑटोमेटिकली एग्जामिन कर लेगी, तो हमारी आंख बचा हुआ काम कर देगी। आपको तो क्या करना है, जो लेंस आप यूज ले रहे हो सूक्ष्मदर्शी में, उससे आप एक आभासी प्रतिबिंब बना दो और बड़ा प्रतिबिंब बना दो, बस इतना काम कर दो। ठीक है, तो फिर ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में, सरल की बात कर रहा हूँ, एक कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर के एक जो सामान्य उत्तल लेंस जो आप प्रैक्टिकल में यूज करोगे ना बच्चों, वो वास्तविकता में एक सरल सूक्ष्मदर्शी है जिसे आप जेब में लेकर के घूम सकते हो। ये सरल सूक्ष्मदर्शी आपने देखा होगा जो पुराने जियोमेट्री बॉक्स आते थे, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल के जियोमेट्री बॉक्सेस में नहीं देखा है, हमारे टाइम में जियोमेट्री बॉक्स चलते थे। जियोमेट्री मतलब अपना वो पेंसिल रखने वाला डब्बा, ठीक है, पेन पेंसिल रखने वाला डब्बा, उसमें है ना लेंस आता था पहले। ठीक है, आजकल मैं नहीं देखता हूँ कि लेंस आता है, पुराने वालों के अंदर कुछ 40-50 रुपए का आता था वो डब्बा, उसके अंदर लेंस आता था। ठीक है, वो प्लास्टिक का बना होता था, कांच का नहीं बना होता था, लेकिन उसके अंदर उत्तल लेंस आता था और हमें खूब मजा आते थे। हम क्या करते थे, उस उत्तल लेंस को लेते थे, सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर आता था और फिर सूर्य के प्रकाश को एक छोटे से पॉइंट के ऊपर केंद्रित करते थे, तो वो कागज जल जाता था। ये खूब किया है हमने काम, इससे हमने खूब बार पी लिखा है प्रशांत।
ठीक है, तो ये काम हमने खूब किया है। तो उत्तल लेंस जो है वो पहले आसानी से मिल जाता था, अब भी अगर आप जाओगे तो हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के जयपुर के अंदर तो शॉप है, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। वैसे भी आप स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल करोगे तो आपको वहाँ पर भी उत्तल लेंस तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वहाँ पे प्रैक्टिकल है हमारे पास में ऑप्टिकल बेंच का, है ना। तो एक सामान्य कम फोकस दूरी का जो उत्तल लेंस है वो वास्तविकता में किसकी भांति कार्य करता है बच्चों? सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है। ये उत्तल लेंस आप और कहाँ देख सकते हो? कोई घड़ी साज है ना, घड़ी साज जो घड़ी को ठीक करता है, आपने देखा होगा वो आंख में एक लेंस छोटा सा पहन लेते हैं कई बार ठीक करते टाइम, ठीक है। वो कौन से लेंस का यूज़ करते हैं? एक कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी तो वो भी यूज़ कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो अगर मैं लिखूं, आपको कंडीशन पता चल गई है, प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए? आभासी बनना चाहिए और आवर्धित बनना चाहिए। एक ही कंडीशन है उसके लिए, तो वस्तु को कहाँ रखेंगे? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ध्यान में रखिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में, समझना, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब उपयोग करने से क्या हुआ, तो एक बार अगर आप डायग्राम को समझ लोगे, चित्र अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। तो मैं चित्र बना लेता हूं सबसे पहले, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये मैं पहले ही बना रहा हूं, ये क्या है तो हम बोलते हैं एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पे हमने क्या करना है, देखो जैसा मैं बना रहा हूं वैसा बनाना सीख लो, बहुत आसानी होगी इससे बनाने में। तो जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर गौर कीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, एक उत्तल लेंस लेना है, ठीक है। ये एक उत्तल लेंस लिया, इस उत्तल लेंस का खुद का एक प्रकाशिक केंद्र होगा, वो प्रकाशिक केंद्र हमने क्या लिख लेना है, ओ लिख लेना है, ठीक। इसकी खुद की इस तरफ एक फोकस बिंदु होगा, वो हमने क्या लिख लेना है, एफ लिख लेना है। इस तरफ भी एक होगा, अभी उसे डिनोट मत करना, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको वस्तु लेनी है। क्या करनी है, वस्तु लेनी है। तो ये एक छोटी सी वस्तु ले लीजिए, यहां पर रख लीजिए, और ये वस्तु क्या होगी, ए बी, ठीक। क्या होगा, वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरनी चाहिए। तो स्केल की सहायता से इसे बनाइएगा, आपका डायग्राम बहुत अच्छा बनने वाला है, ठीक है। ये खींच लेना है। फिर क्या करो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा भाई। इस स्थिति में ये ध्यान में रखना, आवाज ही है, आप इसको आगे की ओर बढ़ा दो स्केल की सहायता से, और डॉट 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 जो पीछे की ओर बढ़ाते हैं ना हम इस तरफ, ठीक, ये आभासी लाइन होती है, आभासी लाइन को डॉट 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 रे से प्रदर्शित करना है। डन हो गया। फिर आप निश्चित कर लो कि आपको प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं मेरे को मेरा प्रतिबिंब यहां बनाना है भाई, ये वाला पॉइंट है जिसके ऊपर आवर्धित हो गया ऑटोमेटिकली, यहां पर बनाऊंगा मैं तो प्रतिबिंब। चूंकि आभासी है इसलिए मैं इसे डैश 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 लाइन से बता रहा हूं, और ये तीर का निशान बना देता हूं, ठीक है। और ये कौन सा होगा, ए डैश बी डैश। अब प्रतिबिंब बना कैसे, तो सीधी सी बात है, आप इस लाइन को बोलते थे ये फोकस से गुजरनी चाहिए, यहाँ पे फोकस कब डालोगे, तो पहले आप क्या करो, इस वाली को इस वाले पॉइंट से मिलाओ, डॉट डॉट मिलाया, ठीक। और अब इसको आगे की ओर गुजार दो, लो गुजार दे, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आगे की ओर फैलती जाएंगी, डाइवर्जिंग, है ना। अपसारित तो हो रही हैं, लेकिन पीछे की ओर देखोगे तो अभिसारित तो होंगी। जहां ये अभिसारित हुई वहां पे प्रतिबिंब बनेगा, ये बन गया देखो। और ये जहां से गुजरा इस वाले बिंदु को आप एफ लिख दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उससे पहले मत लिखना, ठीक है। क्योंकि समांतर आती हुई फोकस से गुजरेगी, लेकिन कब फोकस से गुजरेगी, तो हमने फोकस ऐसे नहीं बनाया, हमने पहले प्रतिबिंब को एडजस्ट कर लिया कि यहाँ पे बनाना है, और उससे उस लाइन को सीधा बना दिया, काम खत्म। इससे होगा क्या, आपका डायग्राम कभी भी खराब नहीं बनेगा, हमेशा बहुत बढ़िया बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रतिबिंब हो गया, ये बिंब हो गया, डन हो गया ये, ठीक। तो अब जब मैं इसकी थ्योरी लिखने की कोशिश करूं बच्चों,
तो थ्योरी कैसे लिखूंगा, तो हम बोलेंगे समझना आप इस चीज़ को, ये थ्योरी पहले ही लिख लीजिएगा या फिर डायग्राम पहले बना लीजिएगा, जैसा भी आप चाहें, है ना, क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा सा अलग है, आपके लिए नया होगा। तो हम लिखेंगे जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस बिंदु के मध्य रखा जाता है, तब उसका आभासी आवर्धित एवं सीधा प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही प्राप्त होता है। यही सरल सूक्ष्मदर्शी का कार्य सिद्धांत है। ठीक है, इसी सिद्धांत पे काम करता है कि वस्तु को कहाँ रखना है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य रखना है। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही आभासी, सीधा और आवर्तित प्राप्त होता है। इतना आप थ्योरी लिख करके आएंगे, आपका काम बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरी आपको इतनी लिख करके आनी, डन हो गया। चलिए, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो थोड़ा समझने लायक बात है, तो मैं इस अब थ्योरी को हटा रहा हूँ बच्चों। ये थ्योरी मेरे हिसाब से उतार ली होगी आपने, है ना, पोज कर लीजिएगा और उतार लीजिएगा, अदरवाइज तो मेरे साथ में उतार ली होगी आपने। अब देखिए, अब हम जो काम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको पूरी सावधानी रखनी है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आगे आने वाला डेरिवेशन जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, वो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये जो वस्तु है ना बच्चों, इस वस्तु को भी इसी दूरी पर एडजस्ट करना है। तो मतलब मैं AB, अगर इस AB की हाइट h है तो मैं इस h को यहाँ पर एडजस्ट करूँगा ऐसा, तो फिर इस ऐसा डॉट 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 करके एक लाइन लाऊं यहाँ तक, तो आपको दो कोण प्राप्त होंगे। एक कोण कौन बना रहा है, प्रतिबिंब बना रहा है, बड़ा कोण बीटा। ठीक है, दैट इज बीटा, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, क्योंकि आंख कहाँ है, यहां है भाई, है ना, इस तरफ हमारी आंख है ना। और एक वस्तु द्वारा भी बनाया गया होगा, तो आप बोलोगे सर वस्तु भी तो बीटा बना रही है। नहीं बच्चों, वस्तु को कहाँ रखना है, वहीं जहां प्रतिबिंब है। ठीक, तो प्रतिबिंब यहां पर है तो वस्तु को भी यहां रखो, और फिर देखो ऑप्टिकल सेंटर पे, तो आपको पता चलेगा वो कोण थोड़ा सा छोटा होगा, है ना। वस्तु द्वारा बनाया गया कोण क्या है, प्रतिबिंब की तुलना में छोटा होगा। तो मैं यहाँ पर वही काम कर रहा हूँ, इस डायग्राम के ऊपर या फिर इस डायग्राम के नीचे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो हमने बोला ये वस्तु, ठीक, इसी पे आ गया, और देख लीजिएगा इसी के सापेक्ष में ये O, और वस्तु द्वारा कितना कोण बना, तो ये है अल्फा। बात समझ में आई क्या? थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा, मेरे पास में तो जगह नहीं थी। ठीक, अब हमारे पास में एक चीज है, हमें कोई भी चीज कब साफ दिखाई देती है, जब वो चीज जो है वो आंख से 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर हो, या तो 25 सेंटीमीटर पे हो या फिर उससे ज्यादा दूरी पर। तो ये जो वास्तविकता में वस्तु है, या फिर ये जो प्रतिबिंब जो बन रहा है, वो v दूरी पर बनेगा,
और v दूरी कितनी होनी चाहिए न्यूनतम, तो आंसर है d दूरी होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए, 25 से अनंत के बीच में कहीं पर भी बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 25 सेंटीमीटर पे तो होनी चाहिए। तो मेरे पहली कंडीशन तो ये है कि वो जो प्रतिबिंब है वो 25 सेंटीमीटर पे बन रहा होगा, ठीक है। तो फिर ये वाली दूरी भी शुरुआती तौर पे कितनी लिखी जाएगी, d ही लिखी जाएगी, सीधी सी बात है ना, क्योंकि समान दूरी पर होने चाहिए। तो फॉर्मूला देखिए आवर्धन का, हमें फाइनली आवर्धन ही निकालना है। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू, आपने लिखा होगा h डैश अपॉन h, बिल्कुल सही बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हम प्रकाशिक उपकरण यूज करेंगे तो आपको m का दूसरा फॉर्मूला देखना है, दैट इज बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा क्या है, तो फॉर्मूला समझिए, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण या फिर दर्शन कोण, ठीक है, डिवाइडेड बाय वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। जब दोनों समान दूरी पर हो, यहां पर तो समान दूरी पर कैसे हैं, ठीक, तो वस्तु को भी आप उतनी ही दूरी पर लेकर के जा रहे हो जो मैं यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। और फिर हम देख रहे हैं अल्फा, तो हमने लिखना है वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, कंडीशन अप्लाइड, जब बिंब व प्रतिबिंब दोनों समान दूरी पर है, ठीक है। या फिर वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण जब किसी प्रकार का उपकरण यूज नहीं किया गया हो, ठीक। वैसे सबसे सही तो यही है। तो अब ये m का फॉर्मूला है, इसका मतलब m वास्तविकता में क्या है, तो प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण आंसर है बीटा, ठीक है, आंसर क्या है बीटा, डिवाइडेड बाय वस्तु द्वारा, सॉरी प्रतिबिंब द्वारा तो बीटा और वस्तु द्वारा कितना अल्फा, क्योंकि ये वस्तु थी, वस्तु द्वारा यहीं पर ही आंख है, ओ की इस तरफ ही तो आंख है, अल्फा है वो कोण, है ना। ये फॉर्मूला है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये आवर्धन का सूत्र है, जिसे आप कोणीय आवर्धन भी बोल दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आवर्धन का सूत्र है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इस बीटा और अल्फा का मान कैसे निकाला जाए। तो हम बोले कि अगर इन दोनों का मान ही कम हो, है ना, यदि अल्फा तथा बीटा का मान क्या हो बच्चों, कम हो, अगर इनका मान कम हो तो उस स्थिति में अल्फा को लिखा जा सकता है क्या बच्चों, tan अल्फा, आप सभी को पता है, और बीटा को क्या लिख सकते हैं, tan बीटा लिख सकते हैं। बताओ भाई लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए तो फिर हम लिख रहे हैं, अतः डेरिवेशन को अच्छे से समझ लीजिए, m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। डन हो गया क्या, सिंपल था। अब हम tan बीटा और tan अल्फा को निकाल लेंगे। tan बीटा, बीटा को निकालने के लिए मेरे पास में दो त्रिभुज हैं, एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज है और एक ये छोटा वाला भी त्रिभुज काम कर देगा, बीटा ही तो निकालना था, ठीक है, तो निकल जाएगा। लेकिन आपको पता भी तो चलिए दूरियां कौन सी है ना। तो चलो, वस्तु की दूरी क्या होती है आप सभी को पता है, u होती है क्या, ये u है ना, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हो गया काम। तो tan बीटा को कैसे देखेंगे, तो हमने बोला प्रतिबिंब का है, प्रतिबिंब वाले से रेशियो देखो, तो या तो a डैश b डैश डिवाइडेड बाय ओ ए डैश लिखो, या फिर ए बी डिवाइडेड बाय ओ ए लिखो, ठीक है। तो हमने बोला ए बी डिवाइडेड बाय ओ ए से काम बैठ जाएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, ए बी डिवाइडेड बाय ओ ए की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, u, प्लस का या माइनस का। बताओ भाई, इस तरफ है प्रकाश ऐसा और दूरी ऐसे नापेंगे, इस तरफ नाप रहे हैं, ओ से तो नापोगे, तो ओ ए माइनस का नापे जाएगा, इसलिए फिर माइनस का u लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी जब वैल्यू लिख रहा हूं तो ये क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाय माइनस का u,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए बी डिवाइडेड बाय माइनस का यू, पता चल गया ये। चलिए अब tan अल्फा वस्तु द्वारा, वस्तु कहां पर, उसी दूरी पर, तो इसको इधर लेकर के आए, मतलब यहां पर। तो हमने बोला वस्तु वापस से ए बी, लंब तो वही है, लंब बटे आधार देखो ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक मतलब डी, और वो भी इस तरफ ही नापा जा रहा है, मतलब माइनस का डी। डन हो गया क्या? मेरे हिसाब से इतनी मैथमेटिक्स तो आती है आपको। ए बी से ए बी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, डी कहां जाएगा बताओ? ऊपर जाएगा। तो फिर एम इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डी डिवाइडेड बाय यू। ये ध्यान में रखना, ये सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा आवर्धन है, ठीक है। अब इस आवर्धन के दो कंडीशन है, वो कंडीशन मैं यहां बना रहा हूं, समझिए। यदि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी डी पर बने, स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी डी पर बने, जहां डी बराबर वास्तविकता में है कितना, 25 सेंटीमीटर है, यही तो होती है न्यूनतम दूरी, ठीक है, वहां पर बने। तो फिर क्या होगा बच्चों, वो समझने लायक बात है। देखो m इज इक्वल टू डी अपॉन यू है, मैं 1 अपॉन यू की वैल्यू कैलकुलेट कराऊंगा, ठीक। तो ये कंडीशन है ना, ये केस है। अगर बने तो क्या होगा, तो देखिए भाई हम बोल रहे हैं 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यही है नेत्र समीकरण, है ना। सॉरी नेत्र समीकरण नहीं, लेंस समीकरण, सॉरी लेंस समीकरण से, है ना, ये लेंस समीकरण से हमने लिखा। चलिए अब यहाँ पे चिन्ह परिपाटी से मान भी तो रखो, फोकस दूरी तो एफ ही है, v कहाँ पर, d पर, वो भी इस तरफ है माइनस का d, u कहाँ पर है, u पर ही है लेकिन इस तरफ है माइनस का u, ठीक है। फिर हमने लिखना है चिन्ह परिपाटी से, कहाँ से बच्चों, चिन्ह परिपाटी से, ठीक है। चिन्ह परिपाटी से v इज इक्वल्स टू तो लिखेंगे माइनस का d, और u को कन्वर्ट करेंगे माइनस के u से, है ना, ये ब्रैकेट में मैंने डाल दिया। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी की जगह तो लिखूंगा मैं क्या, माइनस का डी, और u की जगह लिखूंगा माइनस का u, ये तो प्लस हो जाएगा, और इसको इधर उठा करके पटको तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो 1 अपॉन यू, समझना 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू, ये प्लस का हो चुका है और इसको इस तरफ लेकर के आ रहा हूँ, तो 1 अपॉन डी प्लस का, और ये 1 अपॉन एफ तो पहले से प्लस का था, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या हो गया मेरे लिए, समीकरण नंबर 2 हुआ। तो समीकरण नंबर 1 कहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, पता चल रहा है मेरी चीज को, इस चीज को ध्यान में रखिए। वास्तविक फॉर्मूला ये है, हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, 1 अपॉन यू की या फिर यू की, ठीक है। तो मैं 1 अपॉन यू की वैल्यू निकाल रहा हूं। अरे इसको ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, m इज इक्वल्स टू डी इंटू 1 अपॉन यू, लिख सकते हैं ना, तो 1 अपॉन यू ही तो हुआ, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हम बोल रहे हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखो भाई बच्चों, किसका, 1 अपॉन यू का, तो फिर m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d तो बाहर, और 1 अपॉन यू की जगह क्या, 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ, d को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, d डिवाइडेड बाई डी प्लस d डिवाइडेड बाई एफ। अरे यही तो होगा, d से d तो कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ। ये वाला आवर्धन कब यूज किया जाएगा, जब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बने, d दूरी पर बने, इसलिए मैंने d लगा दिया है याद रखने के दृष्टिकोण से। आप तो m ही लिखिएगा, मैं बता रहा हूं कि जब 25 सेंटीमीटर पर स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बने तो फिर फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ, ठीक है, 1 प्लस डी बटा एफ, ये है आवर्धन का सूत्र, किसके द्वारा, सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस चीज को।
इंपॉर्टेंट है। इसे उतारो। अभी तो एक ही केस किया है जब प्रतिबिंब कहां पर बनता है, डी पर। अब कहां पर बनाएंगे, अनंत पर। तो चलो अभी तो इसको उतारो, जल्दी से उतारिए। और ये और गौर करना कि ये कार्य करते हुए हमने डायग्राम में कहीं पर किरण आरेख के अंदर किरण की दिशा तो नहीं छोड़ दी है, क्योंकि किरण की दिशा तो बनानी पड़ेगी ना भाई। तो यहां तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर के एक सामान्य उत्तल लेंस का उपयोग किया गया है जो कि कम फोकस दूरी का है, ठीक है। ऑल राइट, डन। उतार लिया बच्चों, ये तो उतार लोगे, बहुत छोटा सा काम किया अपन ने अभी, है ना। ओके चलिए आगे काम करते हैं। अगर प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने, ठीक है। तो ये कंडीशन, इसी कंडीशन को मिटा रहा हूं मैं, कर लिया होगा ना। ओके अब यदि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। अब ये कॉमन सेंस आ गया यहां पर। आप बोलोगे कैसे सर, अनंत पर, उत्तल लेंस के कारण अनंत पर प्रतिबिंब कब बनता है, उत्तल लेंस के द्वारा अनंत पर प्रतिबिंब कब बनता है, बताओ भाई कब बनेगा प्रतिबिंब, जब वस्तु u पर, मतलब u बराबर कहां पर, फोकस पर रखी हुई हो। अरे यही तो है कंडीशन कि जब वस्तु फोकस पर रखी होती तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। इसके अलावा तो और कोई कंडीशन है ही नहीं। क्लियर है ये बात। तो उसके लिए हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर v बराबर इनफाइनाइट है, ये ऐसा ही तो बोल रहा है कि v बराबर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर v बराबर इनफाइनाइट है तब u बराबर क्या होगा, d होगा, नहीं होगा, सॉरी f होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी फोकस पर होना चाहिए, u इक्वल्स टू f होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो हम बोलते हैं जब वस्तु जो है वो f पर होती है ना, फोकस पर होती है, तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। तो फिर करो काम। अतः समीकरण 1, मूल समीकरण तो वही था, समीकरण 1 में मान रखने पर ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, m इजिकल्स टू, देखो क्या होगा, d डिवाइडेड बाय f। एक गायब हो गया सिर्फ, है ना, जो एक आ था ना 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ, वो 1 गायब हो जाएगा। और ये आप गौर करोगे आगे भी जब हम काम करेंगे और बोलेंगे कि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तब ध्यान में रखना बच्चों कि एक जो लग रहा था फॉर्मूला में हर बार 1 प्लस आएगा, 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ आएगा, वो 1 हट जाएगा जब भी हम अनंत की बात करेंगे तब। ठीक है ये बात तो, है ना देवताओं। चलो तो ये भी उतार लो, इतना सही उतारना था, जल्दी से उतारो इस चीज को ताकि अपन आगे न्यूमेरिकल कर पाए। कर लो, जल्दी से करो। उतार ही लिया होगा, मेरे को पता है। ओके डन है ना। चलिए इतना उतार रहे होगे, मैं इस तरफ फिर न्यूमेरिकल लिख देता हूं इतनी देर में। तो ये ध्यान में रखना, आपसे फॉर्मूला आवर्धन का कौन सा यूज करने वाले हैं, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण डिवाइडेड बाय वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, जब दोनों समान दूरी पर स्थित हो या फिर एक ही स्थान पर हो। ठीक है, नेत्र से समान दूरी पर। ओके क्वेश्चन देखिए, सवाल, पहला सवाल क्या है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी 6 डायप्टर क्षमता के उत्तल लेंस से बनी है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी 6 डायप्टर के उत्तल लेंस से बनी है।
यही बोल रहा है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालें। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालें। आवर्धन क्षमता मतलब एम निकालें, और तो क्या पूछ रहा है वो, सिंपल सा सवाल है। चलिए देखिए किस तरीके से करेंगे। तो हमने बोला कि सूक्ष्मदर्शी के लिए m इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ। अब आप बोलोगे सर आपने अनंत वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें बोला ही नहीं है कि अनंत पर बने प्रतिबिंब। ऐसा बोला है? नहीं बोला है तो फिर मैं यही यूज करूंगा। ठीक है, ऑलराइट। तो मेरे को f चाहिए, d का मान तो 25 सेंटीमीटर सभी को पता है ना। तो फिर हमें क्या चाहिए, f चाहिए। f कैसे निकालेंगे, तो हमने बोला f इज इक्वल्स टू 1/p होता है, और p दिया हुआ है सॉरी। तो f इज इक्वल्स टू p का मान 1/6। अब देखता हूँ ये मीटर यूनिवर्स है ना। अब हमें क्या चाहिए, चीजें सेंटीमीटर में चाहिए। तो ये वैसे मैं 1/6 भी रख सकता हूँ, अगर मैं इसे 0.25 रखूँ तो हो सकता था। ठीक, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये किसके अंदर आया है, मीटर में आया है, क्योंकि डायप्टर क्या होता है, मीटर यूनिवर्स होता है। तो ये 6 मीटर यूनिवर्स, तो मीटर यूनिवर्स मतलब मीटर ऊपर चला गया इतना। तो अगर मैं इसे सेंटीमीटर में लिखूंगा तो मैं इसे लिखूंगा 100/6 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं इसे लिखूंगा कितना, 50/3 सेंटीमीटर, यही तो लिखूंगा। चलिए, तो m का मान क्या हो गया, m इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी का मान 25 डिवाइडेड बाय f का मान कितना, 50/3। देखो सेंटीमीटर में कारण भी है, d का मान सेंटीमीटर में था इसलिए, है ना। 25 दूना 50, 3 का गया ऊपर, तो 1 प्लस 3/2 कितना हुआ, 5/2 आएगा। ये m का मान 2.5 गुना, है ना, 2.5 ही तो आएगा, और आवर्धन का कोई मात्रक ना होता भाई। ठीक है, सिंपल सा था सिंपल सा, तो मेरे हिसाब से बैठ गया होगा, है ना। अब देखो ये तो सिंपल सा सवाल है, ऐसा का ऐसा एक और क्वेश्चन है हमारे पास में। ये क्वेश्चन क्या है वो भी देख लीजिए, ये तो सिंपल था, हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वो भी बहुत सिंपल है। क्या है क्वेश्चन, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की क्षमता, अरे भगवान ये तो वापस वही सवाल है। आपको क्षमता दे रखी है कितनी, 11। अब सरल सूक्ष्मदर्शी की क्षमता दे रखी है, एक सरल, खैर इसमें सवाल चेंज भी क्या होना है, सूक्ष्मदर्शी की क्षमता मतलब है, ठीक है, क्षमता कितनी है, 11 है। देखो मात्रक नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाएं कि m का मान। फिर बोल रहा है कि इससे प्रतिबिंब स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, इससे प्रतिबिंब स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। यही है, फोकस दूरी पूछेगा और तो क्या पूछेगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस ही तो यूज कर रहे हैं, ज्ञात करो। बताओ भाई, होगा नहीं होगा, होना ही चाहिए। m का मान दिया हुआ है, f का मान पूछ रहा है, निकाल लो जल्दी से। तो हमने लिखा m इज इक्वल्स टू 11 है, और m का फॉर्मूला क्या, 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल्स टू क्या, 11। उठा करके लेकर के जाओ, तो d डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, 11 माइनस 1, 10 हो गया क्या। तो d डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल्स टू 10, इसका मान कितना, 25। 25/f बराबर 10, तो f बराबर क्या हो गया, 25/10 बराबर 2.5 सेंटीमीटर, है ना। 2.5 सेंटीमीटर तो होगा, इतना ही तो था। तो यही सवाल है, यही घूम फिर करके आएंगे। ज्यादा से ज्यादा और क्या दे सकता है, तो आपको f का मान दे देगा कई बार, और m पूछ लेगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ कर दीजिएगा, इतना ही तो होगा। तो यही सवाल है सूक्ष्मदर्शी में, और सिंपल है,
बहुत ज़्यादा सिंपल है। हाँ, जब वो बोले कि अनंत पर बने प्रतिबिंब, तब आप फिर d/f ही रखिएगा फॉर्मूला। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, डेरिवेशन बहुत छोटा सा है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो है वो बोर्ड में आए, चांसेस थोड़े कम है, मैंने इतना देखा नहीं है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोर्ड में बहुत बार आता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है बच्चों, तसल्ली से एकाग्रचित होकर के देखेगा। हालांकि सारे वीडियो ऐसे ही देखने हैं एकाग्रचित होकर के, लेकिन मैं नेक्स्ट के लिए तो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसे अच्छे से तसल्ली से बैठ करके देखना, कॉपी पेन साथ में रखना, ताकि डेरिवेशन को हाथों हाथ करते जाओ। हाथों हाथ करोगे समझ में आएगी। डायग्राम जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा बनाओगे समझ में आएगा। अगर वैसा उसी समय नहीं बनाया तो फिर दिक्कत है भैया, फिर मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, तो फिर क्या करना है, मेहनत साथ साथ करनी है, एक साथ ऊपर सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक केयर।